Assalamu alaikum, dearest parents. I hope you all are fine and enjoying good health. It's your mentor Kanza Fatma Mirza here, and this lecture is for all those aspirants who are going to start their preparation for CSS 2022 exam और उनके पास राइट स्ट्रैटेजी अवेलेबल नहीं है या उनके पास राइट रोड मैप अवेलेबल नहीं है या उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से स्टार्ट करें, कौन से सब्जेक्ट्स को पहले प्रिपेयर करें, कौन से सब्जेक्ट्स को बाद में प्रिपेयर करें, ऑप्शनल्स एंड कंपल्सरीज को किस तरह से साथ साथ लेकर चलें। कोई रूटीन उनको समझ नहीं आ रही या जो गिवन टाइम है, जो लिमिटेड टाइम है, उसके अंदर वो अपनी तमाम तर चीज़ों को फिट इन नहीं कर पा रहे या फ्रेम नहीं कर पा रहे। तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो बिगिनर्स हैं या जो CSS 2022 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल। लेट्स स्टार्ट जी। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ रोड मैप एक डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप जब तैयारी करने बैठते हैं या जब आप CSS की प्रिपरेशन करने का इरादा करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें सबसे पहले आपको जो है वो करनी होती हैं और क्या स्ट्रैटेजी आपको बेसिकली डिवाइस करनी होती है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को जो है वो इफेक्टिवली गिवन टाइम में बाइंड अप कर सकें और आपके पास एट द वेरी एंड अच्छा खासा टाइम भी हो मॉक एग्जाम देने के लिए, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, टेस्ट देने के लिए और राइट अप्स जो हैं उनको तैयार करने के लिए। बिकॉज अल्टीमेटली रीडिंग के साथ साथ, बल्कि रीडिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंस राइटिंग की होती है। जो आप पेन डाउन करते हैं, जो आप प्रैक्टिस करते हैं, जो आप मॉक्स देते हैं, दैट इज़ ऑफ फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंस। तो स्टूडेंट्स अपने जहन में सबसे पहले ये बात रख लीजिए कि इफ़ देयर आर 12 सब्जेक्ट्स तो उसमें इंग्लिश एसे, इंग्लिश कॉम्पोजिशन और करंट अफेयर्स ये आपके साथ साथ चलेंगे। अगर आप आज प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना तो ये आपके फरवरी तक साथ चलेंगे और आप इनके डेली शॉर्ट टर्म टारगेट्स जो हैं वो रखेंगे और आप उनको अचीव करेंगे। ये तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं आपके फ्रॉम द स्टार्ट टिल एंड साथ साथ चलते हैं। उसके बाद आपके पास बचते हैं आपके 9 सब्जेक्ट्स। ठीक है जी। आपने करना ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्च में या अप्रैल में स्टार्ट कर रहे हो ना तो आपने 2 सब्जेक्ट्स को साथ साथ लेकर चलना। नाउ इट्स अप टू यू, आपकी अपने कंफर्ट और आपकी अपने ईज लेवल पर ये डिपेंड करता है कि आप पेयरिंग कैसे करते हो। आप 2 कंपल्सरीज भी ले सकते हो, आप 2 ऑप्शनल्स भी ले सकते हो, आप एक कंपल्सरी एक ऑप्शनल भी ले सकते हो। द थिंग इज कि आपने पर मंथ 2 सब्जेक्ट्स को साथ साथ लेकर चलना है अलॉन्ग विद ऐसे कॉम्पोजिशन एंड करंट अफेयर्स के डेली टारगेट्स। ठीक है। और इसमें करना आपने क्या है कि आपने जो 2 सब्जेक्ट्स पेयर अप किए हुए होंगे ना उनमें से हर सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक डेली बेसिस पे आपने करना। जब आप ये स्ट्रैटेजी अपनाएंगे ना तो आपके इन 9 सब्जेक्ट्स को 4.5 मंथ्स चाहिए होंगे। अगर आप मार्च में या अगर आप इवन अप्रैल में भी स्टार्ट कर रहे हैं तो अगस्त तक, चलिए 4.5 से 5 मंथ्स आप इसे कर लें, अगस्त तक ही आपका काम जो है वो हो जाता है। अगर आप बहुत भी आराम से एक एक टॉपिक डेली तैयार करें एक सब्जेक्ट का, वीकेंड्स पे आप उसकी रिवीजन करें तो आपका आराम से ये तैयार हो जाता है, इतना बर्डनाइज भी आप नहीं होते। उसके बाद when you are done with the preparation, आपकी तैयारी या फर्स्ट जो आपकी एक प्रिपरेशन है वो हो चुकी है, उसके बाद आपकी बारी आती है जी रिवीजन की एंड शॉर्ट नोट मेकिंग की, जिसमें आप अपने सारे कोर्स को दोबारा से रिवाइज करते हैं और उसमें शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं। इस चीज़ को भी आप 2 से 3 माह अलॉट कर सकते हैं। और अगर आपने अगस्त में या अगस्त के एंड पे या सितंबर के स्टार्ट में फॉर एग्जांपल आपने अपना वो फर्स्ट वाला फेज क्लियर कर लिया है तो नवंबर तक आप आराम से अपना ये शॉर्ट नोट्स वाला काम और रिवीजन वाला काम कर सकते हैं। देन आप जितना भी टाइम आपके पास रिमेनिंग बचा दिसंबर से ऑनवर्ड फेब तक, उसमें फिर आप क्विक रिवीजन्स करें, आप फुल लेंथ मॉक्स दें और आप अपनी जो बाकी सारी जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि आपकी कुछ वीक एरियाज हैं उनको रिवाइज करें। लेकिन मैक्सिमम फोकस आपका इसमें मॉक देने पर होगा या राइट अप्स पर होगा। ठीक है। अब ये तो था एक आसान सा तरीका जिसमें आपको एक टॉपिक पर सब्जेक्ट जो है वो करना पड़ रहा था और साथ में आपकी जो ऐसे कॉम्पोजिशन एंड करंट अफेयर जिसमें मैं आपको अभी आगे जाके बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह से लेकर चलना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आप ये नहीं कर पा रहे, लाइक आपने मार्च या अप्रैल में नहीं स्टार्ट किया, आप थोड़ा लेट हो गए हो, थोड़ा सा आप मई तक स्टार्ट कर रहे हो,
और आप चाहते हो कि अगस्त तक आप वाइंड अप भी करो इसको, तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि थोड़ा सा फिर आपको सिटिंग जरा ज्यादा देनी पड़ेगी। अब आप एक टॉपिक की बजाय 2 टॉपिक्स ईच सब्जेक्ट पर डे के हिसाब से आप इसे पेयर अप करोगे, और आपको फिर उस तरह से इसको लेकर चलना पड़ेगा अगर इफ यू वांट कि आप अगस्त तक ही इसको वाइंड अप करो। नहीं, अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है, अगर आप बर्डनाइज हो रहे हो, तो फिर आप, अगर आप अगस्त में स्टार्ट करते हो तो फिर आप ये कर सकते हो कि सेम स्ट्रैटेजी आप अपनाओ, 1 टॉपिक ईच सब्जेक्ट पर डे वाली, और उसको नवंबर तक वाइंड अप करो। लेकिन उसमें फिर आपको ये करना होगा कि जो आपकी ये रिवीजन वाली और ये जो शॉर्ट नोट्स मेकिंग वाला काम था, इसको फिर आपको साथ साथ एडजस्ट करना होगा इसके अंदर। और वो आप इस तरह से करोगे कि आप एक वीक में 2 डेज रख लो, मे बी सैटरडे संडे वीकेंड रख लो, कि अब आपने सारा जो भी आपने 5 डेज में पढ़ा है उसको आपने रिवाइज भी करना है, उसको आपने उसका एक आध टेस्ट भी देना है, उसके आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। फिर आपको इस लिहाज से जो है ना थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली इससे कम फिर नहीं हो सकता कि अगर आप 6 मंथ्स, अगर स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं और आप ये कहें कि मैं 6 मंथ से भी कम टाइम दूंगा, तो वो थोड़ा थोड़ा टफ हो जाएगा। ये 3 जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, 3 ये जो मैंने आपको तरह की कैटेगरीज बताई हैं, मेनली स्टूडेंट्स इसी में ही फॉल कर रहे होते हैं, या तो मार्च अप्रैल में स्टार्ट कर रहे होते हैं या फिर अगस्त में स्टार्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस ये जो 3 स्ट्रैटेजीज मैंने आपको बताई हैं, आप में से तकरीबन 90% स्टूडेंट्स इनके अंदर फिट एंड बैठ रहे होंगे, और आप इस तरह से लेकर इसको चल सकते हैं कि अपनी आसानी से आप इसको जो है ना वो वाइंड अप कर सकें। ऐसे ट्रेसी एंड करंट अफेयर्स का जो मैंने आपको बताया था, उसमें आप ये चीज जहन में रखिए स्टूडेंट्स कि ऐसे प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन जो है ना, इसकी आपको पहले टेक्निक सीखनी है, आपको इसका फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर सीखना है, और उसके बाद फिर जो है ना आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसको मास्टर कर सकें। अब इसको जो मैंने आपसे कहा था कि डेली टारगेट्स वाला काम आपने करना है, इसको आप किस तरह से डिवाइस कर सकते हैं। आप ये करेंगे कि ऐसे की जब बात आती है ना, तो आपने शुरू करना है पार्ट से। सबसे पहला जो पार्ट है या स्टेप है वो है थीसिस स्टेटमेंट का, देन आउटलाइन, देन इंट्रोडक्शन, उसके बाद मिनी एसेस, उसके बाद फुल लेंथ एसेस। आप किसी भी मेंटोर को ज्वाइन करें, किसी भी ऐसे एक्सपर्ट को ज्वाइन करें, या कोई भी टीचर जो आपको लगता है कि आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं, आप उनको ज्वाइन करें। लेकिन एक बात याद रखें कि एवेल्युएशन इज द की थ्रू आउट। जब तक आप पिछला स्टेप मास्टर नहीं कर लेते, आपने अगले स्टेप पे नहीं जाना। जब तक आप बेहतरीन आउटलाइंस लिखना सीख नहीं लेते, उनको बार बार लिखें, बार बार एवेल्युएट करवाएं, बार बार लिखें, बार बार एवेल्युएट करवाएं, जब तक आउटलाइन आप मास्टर नहीं करेंगे तब तक आप इंट्रो पे नहीं जाएंगे। ठीक है, फुल लेंथ ऐसे लिखना सबसे पहला काम ही आप कहते हैं कि फुल लेंथ ऐसे लिखना शुरू कर दें, और उसमें गलतियां होती हैं, आप डिसहार्ट होते हैं, आप पैनिक करते हैं और सारा कुछ होता है, तो बेहतर नहीं है कि आप पार्ट से शुरू करें, स्टेप वाइज चलें और हर स्टेप को मास्टर करें, क्वालिफाई करें, उसके बाद फिर आप अगले स्टेप पे मूव करें। ठीक है, तो ये काम आपका थ्रू आउट चलेगा टिल फरवरी कि आप स्टेप वाइज चलेंगे, आप आउटलाइंस बनाएंगे, आप उनको मास्टर करेंगे, आप इंट्रोडक्शंस लिखेंगे, आप उनको एवेल्युएट करवाएंगे, उनको लिखना सीखेंगे, फिर आप मिनी एसेस पे जाएंगे, उसके बाद फिर आप फुल लेंथ एसेस को लिखेंगे, चेक करवाएंगे, एवेल्यूशन करवाएंगे, अपनी गलतियों पे काम करेंगे, और इस तरह से ये चीज जो है वो चलेगी। कॉम्पोजिशन पर आ जाए तो प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन को आपने ट्वाइस अ वीक जो है वो जरूर करना है। ठीक है जी, आप लिखें, पास पेपर्स पे फोकस करें, उनको देन अगेन उनको एवेल्युएट करवाएं, बिकॉज एवेल्युएशन के बगैर जो है वो गुजारा नहीं है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। और उसके साथ साथ अगर आप बात करते हैं अपने ग्रामर पोर्शन की, तो उसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना आपने, बिकॉज अल्टीमेटली ठीक है प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन आर ऑफ फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंस, बट जो बाकी का पोर्शन है जो आपका तकरीबन 60 मार्क्स बनते हैं, उसको भी आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज अल्टीमेटली आपका स्कोर तो बनाने के लिए आपको वो चीज़ें चाहिए। वोकेबलरी है, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनको 10 ईच के हिसाब से भी अगर आप करें तो हो जाता है आराम से। एट द वेरी एंड आपका काफ़ी सारे आपके पास कंटेंट होता है, मटेरियल होता है जो आपने लर्न किया हुआ होता है। अब इसको भी करने का एक तरीका है, वोकेबलरी को भी आपने रट्टे नहीं लगाने, रोट लर्निंग नहीं करनी। देन अगेन इसमें जो मेथड है वो ये है कि आप वर्ड एटमोलॉजी को, मोफोलॉजी को जो है वो सीखें, प्रीफिक्स सफिक्स कि क्या क्या मतलब होता है, किस तरह से आप वर्ड रूट्स
को समझ के मीनिंग गेस कर सकते हैं। इस पर इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी कि आपने करना क्या होता है। ठीक है जी। एंड लास्ट, ग्रामर प्रैक्टिस आपकी ज़रूरी है। करेक्शंस हैं उसमें, बहुत सी और चीज़ें हैं, उनकी भी आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। करंट अफेयर्स की जब बात आती है तो करंट अफेयर्स में एडिटोरियल्स ओपिनियन किसी अच्छे न्यूज़पेपर के डॉन है या द नेशन है उसको जरूर पढ़ें। एक तो डेली बेसिस पे छोटे छोटे से वो होते हैं, इतना टाइम आपका नहीं लेंगे। मैं आपसे नहीं कह रही कि आप पूरा का पूरा अखबार बैठ के पढ़ें और उसको अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आई एम नॉट सेइंग दिस, बट देन अगेन अपने जहन में ये बात बिठा लीजिए कि करंट अफेयर्स जो है ना वो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट है और एट द एंड नवंबर में जाके आप इसको तैयारी इसकी शुरू करेंगे और उसे फाइंड अप कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका पूरा, आप समझ लें कि पूरा सीएसएस जो है ना उसमें आपको करंट अफेयर्स मिल रहे होते हैं। तो इसमें आपने टेक्निक फॉलो करके इसको भी मास्टर करना होता है। ठीक है। आप एक आर्टिकल जरूर पढ़ें किसी भी मैगजीन से, वो द इकोनॉमिस्ट हो सकता है, फॉरेन पॉलिसी हो सकता है, आपकी पसंद का कुछ हो सकता है, पॉलिटिको हो सकता है, जो भी आपको पसंद है आप वहां से एक आर्टिकल जरूर पढ़ें और अपनी फैक्ट बुक तैयार करें। स्टूडेंट्स, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इसके बगैर आप नहीं चल सकते। आप चाहे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, चाहे आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, देयर आर डिफरेंट डोमेन्स हैं जो आपके मोर और लेस तमाम पेपर्स में ही घुमा फिरा के इन डोमेन्स पे बात हो रही होती है। डेमोक्रेसी है, गवर्नेंस है, मीडिया है, एजुकेशन सिस्टम है, फेमिनिज्म, जेंडर है, डिजिटल रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज। ठीक है। डिफरेंट ऐसे टॉपिक्स या इनको कह लें कि आपके इंडिकेटर्स हैं जिन पर आपके पास स्टैट्स आ रहे होते हैं, जिन पर काम हो रहा होता है, जिन पे आपके पास न्यूज़ रिपोर्ट्स वगैरह आ रही होती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ। ठीक है। तो अपनी फैक्ट बुक मेंटेन करें और इन डोमेन्स पे जो डेटा है ना उसको साथ साथ नोट डाउन करें और कलेक्ट करें। फैक्ट बुक पर नोट्स कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कौन कौन सी सोर्सेस को आप कंसिडर कर सकते हैं, किस तरह से आपने ये काम करना होता है, इस पे भी आई बी डिजाइनिंग अनदर वीडियो ऑन डोमेन्स एंड ऑन फैक्ट बुक मेकिंग। तो उसको आप देखिएगा तो मजीद आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि हाउ यू आर सपोज टू डू दैट। अब ये सारी बात जो हमने की, हमारे एक दिन के टास्क क्या होंगे पर डे। जो स्टूडेंट्स कहते हैं हम जॉब करते हैं या हमें टाइम नहीं इतना मिलता, ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, जो रोड मैप मैंने आपको दिखाया है ना, उसको अगर आप फॉलो करें तो आपके एक दिन के जो टास्क हैं वो क्या बनते हैं। एक तो आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे अगेन बाय पार्ट, वो जो भी आपका पार्ट चल रहा होगा, वो थीसिस स्टेटमेंट है या वो आउटलाइन है, वो आपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी ईज के अकॉर्डिंग, अपने मेंटोर के अकॉर्डिंग आपने उसको लेकर चल रहे होना है। प्रेसिएंट कॉम्प्रीहेंशन आपकी ट्वाइस अ वीक होगी और वो अगेन आप पे है कि आपका कौन सा दिन आप डिसाइड करते हो। वोकेबलरी, पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स वगैरह 10 ईच के हिसाब से आप इनको रख सकते हैं। वोकेबलरी की टेक्निक आपको बताई है कि किस तरह से आपने करना है, वो वाली टेक्निक आप फॉलो करेंगे। फिर आप एक एडिटोरियल पढ़ लेंगे, एक ओपिनियन पढ़ लेंगे। उस डे में जो आपने फैक्ट या स्टैट्स या फैक्ट बुक पे जो भी डोमेन पे डेटा कलेक्ट करना होगा वो वाला काम आप कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद जो भी रोड मैप में जो भी प्लानर आप फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने दोनों सब्जेक्ट्स का एक या दो टॉपिक्स करने हैं और उसके बाद आपने वीकेंड्स पर कोशिश करनी की जो भी आपने वो 4-5 डेज में काम किया हो उसको आपने रिवाइज कर लेना है, उसका आपने शॉर्ट नोट्स बना लेने और उसको आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। तो इतना ज़्यादा काम नहीं होता, बिलीव यू मी। ये आप बड़े आराम से इसको मैनेज कर सकते हैं और ये इजीएस्ट पॉसिबल जो है ना वो रोड मैप है जिसको फॉलो करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और आप पैनिक भी नहीं करेंगे और आप जो है वो लिमिटेड टाइम में या गिवन टाइम में अपनी प्रिपरेशन को वाइंड अप भी कर लेंगे। राइट जी। की टेक अवेज में सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग अपने जहनों में ये बात रख लीजिए कि आप लोगों ने जो बुक्स है ना उनको नहीं क्रैम करना होता, आप लोगों ने किताबें जो है ना उनको नहीं वाइंड अप करना होता, आपने सिलेबस को फॉलो करना होता है। सिलेबस एंड पास्ट पेपर्स। सिलेबस के साथ साथ पास्ट पेपर्स की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि आप एक टॉपिक को तैयार करते हैं बट आपको समझ नहीं आती कि इसको कौन कौन सी डायमेंशंस में मुझे तैयार करना है। तो जब आप पास पेपर्स को गो थ्रू करते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आने वाले सवालों से ये पता चल जाता है कि एग्जामिनर मुझसे किस किस तरह क्या क्या पूछ सकता है। सेकेंडली, कभी कभी आपके सिलेबस में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी टर्म लिखी हुई होती है जिसको आपको डी कोड नहीं करना आ रहा होता।
जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्फ स्टडी भी स्पेशली अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको शायद पता नहीं चल रहा कि इसमें क्या क्या फॉल करेगा, ठीक है। तो आप जब पास पेपर्स देखते हो तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाती है वो बात कि अच्छा ये चीज भी आ सकती है। जैसे अगर आप जनरल साइंस एंड एबिलिटी की बात करें, उसमें बेसिक अरिथमेटिक की बात लिखी हुई है, लेकिन उसमें कहीं पर भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखा हुआ। लेकिन जब आप पास पेपर्स को कंसल्ट करते हो तो आपको समझ आता है कि 2016, 17 एंड आई गेस इन 18 एज वेल, 2-3 साल से जब से सिलेबस रिवाइज हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो चार्ट्स हैं वो बनाने के लिए वो आपसे वो पूछ रहा है, और इसी तरह से फिर आप पास पेपर्स को जब कंसल्ट करते हो तो आपको समझ आती है कि हाँ हमने किस किस तरह से इसको प्रिपरेशन को लेकर चलना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको जो भी सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हैं ना, आपको उसके जो बेसिक्स या जो उसकी बेस है ना उसको पकड़ना सबसे पहले। आप कभी भी ये मत समझे कि आप कुछ पर्टिकुलर पेट टॉपिक्स को याद कर लेंगे, क्राम कर लेंगे और आपका जो पेपर है वो अच्छा सा सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट्स मोर अबाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, इट्स मोर अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग, इट्स मोर अबाउट क्रिटिकल एनालिसिस एंड योर ओपिनियन बिल्डिंग, और वो कभी भी पॉसिबल नहीं है आपकी जब तक कि आप किसी सब्जेक्ट की बेस को समझे ना, उसकी जो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं उनको ना समझे, तो उसके बगैर आप नहीं चल सकते। जैसे अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा लें, आप जेंडर स्टडीज की बात कर लें या आप इंटरनेशनल लॉ की बात कर लें या इवन आप इस्लामिक स्टडीज की बात कर लें, कुछ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स होते हैं, कुछ थीरीज होती हैं, कुछ फाउंडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बगैर वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं कहलाता। अब बात करते हैं जेंडर स्टडीज की, उसमें डिफरेंट थीरीज हैं, रेडिकल फेमिनिज्म है, लिबरल फेमिनिज्म है, साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म है, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म है, उसमें वेव्स हैं। जब आप उन वेव्स को, उन थीरीज को पढ़ते हो तो आप उस सब्जेक्ट के क्रक्स को समझ रहे होते हो कि ये सब्जेक्ट बेसिकली है क्या और ये इसकी बेस क्या है। इसी तरह से जब आप इंटरनेशनल लॉ की बात कर लो, उसमें यूनाइटेड नेशंस यूएन चार्टर है, उसमें आईसीजे है, उसमें डिफरेंट केस स्टडीज हैं। जब आप उनको पढ़ते हो, उनको ग्रास्प करते हो, तो आप बेसिकली उस सब्जेक्ट के जो उसकी साइंस है उसको समझ रहे होते हो। इसी तरह से जब आप इस्लामिक स्टडीज की बात करते हैं, आपके पास यू हैव होली कुरान, यू हैव होली वर्सेस, यू हैव हैडिथ्स, यू हैव डिफरेंट इवेंट्स, जो कि आपकी कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का है, हुदैबिया पीस ट्रीटी है, मदीना एक्ट, मदीना चार्टर है, डिफरेंट ऐसी चीजें हैं जो आपके उस सब्जेक्ट को बेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो उनको ग्रास्प करना बहुत जरूरी होता है व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल थिंकिंग। चंक्स में चीजें उठा के याद करके अगर आपको ये लगता है कि आप अच्छा एक वहां पर जाके आंसर प्रोड्यूस कर दोगे और जो कि वाकई में डिफरेंस भी क्रिएट करेगा बाकी एस्पायरेंट्स से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैंने पहले कहा, करंट अफेयर्स सिर्फ एक पेपर नहीं है। जब आप डिफरेंट डोमेन्स पे अपनी फैक्ट बुक तैयार कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं कर रहे होते, आप पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी कर रहे होते हैं, आप एसए की तैयारी कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रेसी पैसेज भी कुछ इस तरह का आ जाता है जिसमें आपको कोई करंट हैपनिंग के बारे में उन्होंने किया हुआ होता है। उसके बाद आप डिफरेंट ऑप्शनल्स की तैयारी कर रहे होते हैं, आप एक अपडेटेड माइंड के साथ वहां पे बैठ के अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली इट मेक्स डिफरेंस। तो इसको सिर्फ और सिर्फ एक पेपर मत समझे जो आप नवंबर में जाकर स्टार्ट करेंगे। आप शुरू से ही अपनी फैक्ट बुक मेंटेन करना शुरू कर दें और सिर्फ एक आर्टिकल पर डे अपनी पसंद के किसी भी मैगजीन से पढ़ें जो कि रिनाउंड है ऑब्वियसली, और एडिटोरियल पढ़ लें, ओपिनियन पढ़ लें। बिलीव यू मी, ये आपका मैक्सिमम भी अगर आप करें तो 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा पर डे। तो इसको आपने अकॉर्डिंगली लेकर चलना। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीडिंग एंड राइटिंग में जो एक लैग आता है ना उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। आप पढ़ते बहुत ज्यादा हैं, आप मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जिनका जो मसला है ना वो ये है कि रीडिंग बहुत ज्यादा, रीडिंग से मेरी मुराद ये है कि मैं ये नहीं कह रही कि जो एक लिटरेचर रीडिंग है, आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप चीज़ों को याद करने वाला जो आपका एलिमेंट है या जो आप तैयारी कर रहे होते हैं, आप पढ़ते हैं, आप डिफरेंट बुक्स को स्क्रॉल करते हैं, आप उनमें जो है ना उन पे तैयारी करते हैं, उनकी उनको हर तरह से आप उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम आप कहते हैं कि हम ये भी पढ़ लें और ये भी पढ़ लें और ये भी पढ़ लें और ये भी तैयार कर लें और ये भी तैयार कर लें, लेकिन आप उसको लिखते नहीं हैं। इनपुट हो रहा है बट आउटपुट नहीं हो रहा। ये चीज इतनी डेंजरस साबित हो सकती है ना कि ये आपको जब आप पेपर में जाके बैठते हैं तो आपके जहन में चीजें बहुत सारी होती हैं, बट क्योंकि आपको लिखने की आदत नहीं होती ना तो आप वहां पे बैठ के प्रॉपरली पेन डाउन नहीं कर पाते।
आपको समझ नहीं आ रहा होता कि जो मेरे जहन में इतना सारा नॉलेज है उसको मैंने अब फ्रेज कैसे करना है, उसको मैंने अब लफ्जों में लिखना कैसे है। और 3